जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सपो पर। दोस्तों, आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। ठीक है, आज हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीजें होंगी दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक को लेकर के चलते हैं, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय कैसे होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, कब होता है। ठीक है, तो देखिए, एक सीधी सी बात है, हिंदी भाषा में दो तरह के शब्द होते हैं। ठीक है, जो हिंदी भाषा है हमारी, इसमें दो तरह के शब्द होते हैं बेसिकली, साधारण रूप से। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कैसे? नंबर एक होता है मूल शब्द। ठीक है, नंबर एक मूल शब्द, और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न या निर्मित शब्द। व्युत्पन्न मतलब दोस्तों जो बनाए गए, खुद से बनाए गए हैं, जिनका अर्थ बदलने के लिए, ठीक है, हम खुद बनाते हैं। ठीक है, जिनको हम निर्मित शब्द भी कहते हैं। निर्मित मतलब जिनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द। अब देखिए देखिए मूल शब्द के बारे में जानेंगे कि मूल शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द जो होते हैं ना, रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द। ठीक है, जो किसी भी एक अर्थ को ही हमेशा बताते हैं। ठीक है, जो उसका अर्थ निकलेगा हमेशा, जहां भी आप सुनोगे उसके अर्थ के लिए वही लगाया जाएगा। ठीक है, ये निश्चित अर्थ को लेकर चलते हैं, बताते हैं। जैसे पत्र, नदी। ठीक है, जैसे अगर आपके सामने कोई शब्द आया पत्र, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, किसी चिट्ठी या पत्र की बात हो रही है। नदी, नदी का हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ, नदी जिसमें बहुत सारा पानी होता है वह नदी होती है। ठीक है, जो बहती रहती है। ठीक है, जो पहाड़ियों वगैरह से निकलती है। तो ये क्या हो गए, शब्द जो है रूढ़ हो गए हैं। ठीक है, नदी जो शब्द है वह रूढ़ हो गया है, नदी के लिए ही केवल। ठीक है, और किसी चीज के लिए नदी नहीं लगेगा। ठीक है, नदी शब्द नहीं बोलेगा। ठीक है, ऐसे ही होते हैं हमारे निर्मित शब्द। निर्मित शब्द क्या होते हैं? ये शब्द मुख्यतः उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग एवं प्रत्यय शब्द नहीं होते। जो उपसर्ग होता है ना दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कोई शब्द नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ठीक है, शब्दों के अंश होते हैं जिनको जोड़ने से उस शब्द का एक नया अर्थ निकल कर सामने आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, अ प्लस चल, तो हमारा शब्द क्या है? चल। चल हमारा शब्द है, उसमें हमने ए उपसर्ग जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा? नया शब्द अचल। ठीक है, ऐसे ही है, जो शब्द था हमारा चल, अगर हम उसमें प्रत्यय जोड़ देंगे आऊ, तो क्या जल जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्त हमारा? ये बन जाएगा चलाऊ। ठीक है, तो ऐसे हम शब्दों को जोड़ना सीखेंगे, प्रत्यय उपसर्गों को लगाना सीखेंगे, कैसे कैसे इनके अर्थ बदल जाते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम उपसर्ग कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, हम पहले उपसर्ग को देखेंगे, उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे, उपसर्ग के प्रकार देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया? उपसर्ग। तो देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग जो होता है ना, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप प्लस सर्ग। उप का क्या अर्थ होता है? उप का अर्थ होता है निकट। ठीक है, और सर्ग का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सर्ग का अर्थ होता है निर्मित। निर्मित। ठीक है, तो मतलब ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले उसके निकट में आकर के उस शब्द का अलग निर्माण कर देते हैं, दूसरा निर्माण कर देते हैं। ठीक है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई शब्द है, मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है हार। हार का क्या अर्थ होता है दोस्तों? हार का क्या अर्थ होता है? हार का अर्थ होता है पराजय। पराजय होता है ना। ठीक है, कि वह तो युद्ध में हार गया, मतलब पराजय हो गई उसकी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी हार के पहले में प्र जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रहार। ठीक है, प्रहार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हमला। और अगर हार के पहले हम आ लगा देंगे, आ जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। तो कहने का क्या मतलब है कि शब्द तो वही रहेगा मूल शब्द, लेकिन हम उसमें उपसर्ग जोड़ने से इसके अर्थ में परिवर्तन आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पास शब्द है धर्म। धर्म में हमने अ जोड़ दिया तो क्या बनेगा? अधर्म। ठीक है, ऐसे ही है न्याय। न्याय के हमने पहले उपसर्ग जोड़ दिया ए, तो क्या बन गया? अन्याय। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जो ए शब्दांश के मूल शब्द में जुड़ने से ना, मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जो मूल शब्द में हम उपसर्ग जोड़ते हैं, उसके बाद जोड़ने के बाद जो हमारा मूल शब्द होता है उसके अर्थ में पूरी तरह से ही परिवर्तन आ जाता है, कोई और अर्थ निकल करके सामने आता है, इसलिए इनको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि शब्द के शुरू में लगते हैं, पूर्व लगते हैं, पहले लगते हैं, इसलिए उनको उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए उपसर्ग के प्रकार को। ठीक है, कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग जो है हमारे वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, वैसे तो अधिकतर अंग्रेजी के भी उपसर्ग
पढ़ने आते हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा में अधिकतर 4 प्रकार के ही उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है हमारा संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत के शब्दों के साथ जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, ठीक है, ये उपसर्ग की भांति ही प्रयोग किए जाते हैं जो संस्कृत के अव्यय शब्द होते हैं उनके साथ में, ठीक है। तीसरा है हमारा हिंदी के उपसर्ग, और चौथा है क्या? उर्दू के उपसर्ग। तो अब हम इन चारों उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चारों प्रकार के उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही दोस्तों देखिए, अब है हमारा संस्कृत के उपसर्ग। जो हमारा नंबर 1 उपसर्ग है वो है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे उपसर्ग या शब्दांश जो संस्कृत के मूल शब्दों के पहले जुड़कर, ठीक है, जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं उनके पहले लगाकर ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उनको हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होते हैं? संस्कृत के शब्दों से पहले जिन उपसर्गों का इस्तेमाल किया जाता है उनको संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एक तरफ हमने उपसर्ग लिख दिया, जो हमारे उपसर्ग है हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, और जो उनका अर्थ है, जो उस शब्द का अर्थ है, ठीक है, वो हम यहाँ लिखते हुए चलेंगे, और फिर उससे बनने वाले शब्दों को हम यहाँ देखेंगे कि कैसे कैसे शब्द निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, नंबर 1 है हमारा ए उपसर्ग। ए का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है विपरीत। इसका मतलब है कि जिस भी शब्द के साथ में ए लग जाएगा वो उसका विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, अधर्म, धर्म के साथ अगर ए जुड़ गया है तो धर्म का विपरीत शब्द हो जाएगा अधर्म, ठीक है। अन्याय, ठीक है, अरुचि, अपरिचित, ठीक है। परिचित का मतलब क्या होता है? जानकार, ठीक है, और अपरिचित का मतलब क्या होता है? जिसको नहीं जानते हैं, ठीक है, अनजान, वो अपरिचित होता है। तो इसका विपरीत हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा इसका। ए लगते ही, अपसर्ग जुड़ते ही इसका विलोम शब्द हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दूसरा उपसर्ग है हमारा अति। अति का क्या अर्थ होता है? अति का अर्थ होता है दोस्तों अधिक, ठीक है। जैसे अतिरिक्त, ठीक है, जो खाली है ना, खाली है, अतिरिक्त। अति का क्या अर्थ है? अधिक, अधिक खाली, ठीक है। अतिरिक्त का क्या अर्थ होता है? अधिक खाली। अत्याचार, अत्यधिक, अत्यंत, ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं? अति के उपसर्ग से बनने वाले शब्द। ऐसे है हमारा अधि। अधि का क्या अर्थ होता है दोस्तों? ऊपर, ठीक है, ऊपर। जैसे अधिनायक, ठीक है, जो नायक है ना उसके भी जो ऊपर है उसे अधिनायक बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने वो गाना सुना है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ठीक है। तो खलनायक होता है बुरा होता है, खल का अर्थ होता है बुरा, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन नायक के भी ऊपर क्या होता है? अधिनायक, जो उनसे भी बड़ा होता है। जैसे नायक है, बहुत सारे नायक हैं, उनका एक अधिनायक होता है, ठीक है, जिसे प्रमुख सेनापति बोलते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे मंत्री हैं और उनके ऊपर सबसे ऊपर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो क्या है? अधिनायक होता है, ठीक है, जो पूरे देश का होता है, ठीक है। ऐसे ही है अधिपति और अधिकार, अधिकरण, ठीक है, ये शब्द किन से बनने वाले हैं? अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अनु उपसर्ग। अनु, अनु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अनु का अर्थ होता है समान या पीछे। समान मतलब उसके जैसा या फिर पीछे, इन दो शब्दों के लिए प्रयोग हो। जैसे अनुभव, भव का अर्थ क्या होता है? भव का अर्थ होता है होना, ठीक है, और अनु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समान, ठीक है, किसी के समान होने को ही अनुभव कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि इसको भी अनुभव करने दो, मतलब जैसी स्थिति में को हम गुजर के आए हैं, जैसे कहीं रास्ता खराब था, हम वहां को बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, इसको भी वहां का जाने दो, इसको भी अनुभव करने दो, मतलब उसके साथ भी ऐसा ही समान होने दो जैसा हमारे साथ हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसे कहते हैं अनुभव। ऐसे होता है अनुरूप, ठीक है, किसी के समान रूप, ठीक है, वो क्या होता है? अनुरूप। अनुकूल, ठीक है, जैसे किसी की जो अवस्था है उसके समान ही उसे परिस्थिति का मिल जाना ही अनुकूल कहलाता है, ठीक है। अनुसरण, शरण का क्या अर्थ है दोस्तों? चलना, ठीक है, और अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे, ठीक है, तो पीछे पीछे चलने को अनुसरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। अब है नेक्स्ट हमारा अप। अप का अर्थ देख लीजिए, अप का अर्थ होता है अभाव या बुरा। अभाव, अभाव को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कमी, लेकिन संस्कृत के शब्द हैं तो अभाव ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभाव कमी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जहां किसी चीज की कमी होती है वहां अभाव लगाते हैं, ठीक है, अभाव लगता है। और बुरा, ठीक है, अप का अर्थ क्या होता है? अभाव और बुरा। जैसे अपमान, ठीक है, मान क्या होता है दोस्तों? आपका मान, इज्जत, ठीक है, जहां इज्जत का अभाव होगा, इज्जत की कमी होगी, वहां क्या होगा? अपमान होगा, ठीक है। जैसे अपशब्द, अपशब्द, अप का अर्थ क्या बताता? अभाव और बुरा, तो बुरा, बुरे शब्द। बुरे शब्द कैसे? जैसे गाली गलौज करना, ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके अपशब्द कहलाते हैं, ठीक है, अपशब्द। ऐसी है अपवाद। अपवाद, वाद मैंने कहा गया है, अब मैंने बुरा, किसी के बारे में जब बुरा कहा जाता है तब कहते हैं कि अपवाद है, ठीक है। अपव्यय, व्यय मैंने खर्च, अब मैंने बुरा, ठीक है, तो बुरा खर्च, ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा अभी। अभी उपसर्ग देख लीजिए, अभी उपसर्ग आया है। अभी का अर्थ क्या होता है? अभी का अर्थ होता है सामने, समीप और, ठीक है, इसका अर्थ सामने भी होता है, समीप भी होता है और भी होता है, ठीक है। जैसे अभिमान,
ठीक है। अभिमान हमने आपको बताया था मान, ठीक है, इज्जत जो होती है, ठीक है। तो अभिमान क्या होता है, उसके समीप, ठीक है, इज्जत के समीप जो होगा हमारा, वो हमारा सेल्फ, जैसे कि बोल देते हैं कि इसका तो भाई एटीट्यूड ही नहीं जा रहा है, तो वो क्या होता है, उसका अभिमान होता है, ठीक है। अभियोग, ठीक है, अभियोग, योग मैंने जोड़ना, ठीक है, और समीप, ठीक है, समीप जोड़ने को क्या कहते हैं, अभियोग कहते हैं। अभिप्राय, ठीक है, अभिप्राय का मतलब क्या होता है, प्राय का क्या मतलब, प्राय अधिकतर, अभि का मतलब और, ठीक है, और भी अधिकतर, ठीक है, वो अभिप्राय बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो देख लीजिए, अव। अव उपसर्ग आया है। अव का अर्थ क्या होता है, अव का अर्थ होता है अनादर, हीन, नीचे। जिस भी शब्द में अव लग जाएगा उसका अर्थ किसी अनादर के लिए होगा या हीन के लिए होगा या नीचे के लिए होगा। जैसे अवरोह, अब रोह मैंने देख लिया, अव उपसर्ग जुड़ा हुआ है और रोह मूल शब्द है इसमें। तो रोह का क्या अर्थ होता है दोस्तों, रोह, ठीक है, रोह का अर्थ होता है दोस्तों चढ़ना, ठीक है, ठीक है दोस्तों, चढ़ना। अब रो का क्या होता है, चढ़ना या फिर जाना, ठीक है, जाना, चलना, चलना कर देते हैं, चलना, ठीक है। रो का अर्थ होता है चलना, चलना का अर्थ होता है, ठीक है। अगर अवरोह है तो नीचे चलना, अगर आरोह है तो ऊपर चलना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे आरोही, आरोहण होता है, पर्वतारोहण, ठीक है। अवगत, ठीक है, अवगत, अवगत, गत का मैंने क्या होता है, जाना, ठीक है, जाना क्या, नीचे जाना, ठीक है, अवगत कराना, ठीक है, किसी के बारे में अवगत कराना। अवशेष, ठीक है, अवशेष, अवशेष किसे कहते हैं, ठीक है, जो शेष बचा हुआ है। अवहीन, जहाँ किसी 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 की कमी होती है वहां क्या बचता है, थोड़ा बहुत जो बचा होता है वो अवशेष रह जाता है। अवतार, ठीक है, अवतार, तार मैंने क्या होता है दोस्तों, उतरना, अब मैंने नीचे, नीचे उतरना, जिसको जो भी नीचे उतरता है वो क्या होता है, अवतार। जैसे कहते हैं कि भगवान का अवतार, ठीक है, मतलब भगवान कहाँ रहते हैं और उनका अवतार, धरती पर अवतार लिया है, नीचे उतर गए हैं भगवान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो जाएंगे। अब देख लीजिए, अब है हमारा उपसर्ग आ, जहां भी आ लगा हुआ होगा उनका अर्थ क्या होता है, आ का अर्थ होता है और, सहित या तक, ठीक है। जिस भी इस मूल शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ होगा उसका अर्थ या तो और की तरफ होगा या सहित होगा या फिर तक होगा, ठीक है। जैसे आकार, ठीक है, आकार, आकार मतलब रूप सहित, ठीक है, आकार, एक आकार किसे कहते हैं, किसी की आकृति, ठीक है, उसका जो रूप है उस सहित, ठीक है। फिर आक्रोश, ठीक है, आक्रोश, आक्रोश क्या होता है दोस्तों, आप सर लगा हुआ है क्रोश में, ठीक है। आक्रोश, आक्रोश एक तरह से बोलते हैं हम डर, ठीक है। तो डर सहित, जहां भी बहुत ज्यादा डर फैल जाता है और डर के साथ लोग बाहर भी जैसे नहीं करते तो कहते हैं कि आक्रोश फैला हुआ है वहां पर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वहां पर आक्रोश फैला हुआ है। आदान, ठीक है, आदान, दान देना, ठीक है, आ होता है सहित, ठीक है, किसी को देना, ठीक है, कुछ भी देना, किसी चीज के साथ में कुछ भी देना, वो आदान कहलाता है। आ जन्म, जन्म और आ का अर्थ होता है तक, ठीक है, आ जन्म तो जन्म तक, आजीवन, जीवन तक, ठीक है, जीवन तक जो भी होगा उसको आजीवन बोलते हैं। तो आपसर्ग हो गया आपका, इनका अर्थ था और, सहित या तक, ठीक है। अब देख लीजिए उप, उप उपसर्ग का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों निकट या छोटा। हमने अभी भी आपको बताया था, जब उपसर्ग की परिभाषा बता रहे थे आपको, तो हमने बताया था कि उप का अर्थ होता है निकट, ठीक है। जैसे उपकार, इससे बनने वाले शब्द दोस्तों उपकार, उपवन, उपवन देख लीजिए, वन जो होता है उसका जो छोटा रूप होता है उप, ठीक है, वो क्या होता है, उपवन होता है दोस्तों, ठीक है। जो छोटा रूप होता है वन का उसे क्या कहते हैं, उपवन कहते हैं। जैसे बगीचा, ठीक है, कुछ भी। जैसे अब उपचार, उपग्रह, ग्रह का छोटा रूप उपग्रह होगा। उपनाम, नाम का जो छोटा रूप होगा वो उपनाम कहलाएगा, ठीक है। जैसे किसी का भी उपनाम, किसी का कुछ कठिन नाम होता है, बड़ा नाम होता है, अपना उपनाम रख लेते हैं। गांव में अधिकतर क्या करते हैं, जैसे सबके अधिकतर दो नाम होते हैं, जो उसका डॉक्यूमेंटल नाम अलग होता है, डॉक्यूमेंट्स में जो नाम चला हुआ होता है, और जो गांव में बुलाने का नाम होता है बेसिकली वो अलग होता है, ठीक है। तो उसका उपनाम हो जाता है, छोटा नाम हो जाता है, जिसे प्यार से बुलाते हैं जैसे किसी को, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा उपसर्ग है दुर, दुर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कठिन या बुरा, ठीक है, इसका अर्थ होता है कठिन या बुरा। जिस शब्द के भी शुरू में दुर लगा हुआ होगा, ठीक है, उसमें कठिन और बुरा भी जुड़ा हुआ होगा, या तो कठिन जुड़ा हुआ होगा या बुरा जुड़ा हुआ होगा। जैसे दुर्लभ, लभ का मैंने क्या होता है, लभ मैंने होता है प्राप्त करना, ठीक है, लभ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्राप्त करना। और दूर का अर्थ क्या आता है, कठिन, तो जिसे कठिनता से प्राप्त किया जा सके वो होता है दुर्लभ। ऐसे ही दुर्दशा, ठीक है, दशा क्या होती है, स्थिति या अवस्था, ठीक है, दुर मैंने बुरा, ठीक है, तो बुरी जो दशा होती है, बुरी अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं दुर्दशा, ठीक है। दुर्बल, बल, बल मैंने शक्ति, दुर मैंने बुरी, ठीक है, या फिर कठिन, जिसमें शक्ति कठिनाई से हो उसे बोलते हैं दुर्बल, ठीक है। दुर्गुण, बुरे गुण,
ठीक है, ये क्या हो गया हमारे दुर उपसर्ग। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट है हमारा दुस। दुस उपसर्ग। दुस का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों, बुरा होता है और कठिन भी होता है। बुरा और कठिन, जैसे दुर का अर्थ था कठिन बुरा, ऐसे ही दुस का भी अर्थ होता है कठिन और बुरा, लेकिन शब्द अलग अलग तरह से बनते हैं। जैसे दुस्साहस, ठीक है, जिसमें साहस तो होता है लेकिन कैसे होता है, दुस होता है साहस। दुस माने बुरा, बुरा साहस जिसमें होता है उसे बोलते हैं दुस्साहस। ठीक है, दुस्सहाय, ठीक है, सहाय माने सहना और दुस माने कठिनता से, जिसको कठिनाई से सहा जाए उसको बोलते हैं दुस्सहाय। दुष्कर्म, कर्म माने काम और दुस माने बुरे, तो बुरे काम जो होंगे वो दुष्कर्म होंगे। दुष्कर, ठीक है, कर्म माने करना और दुस माने कठिन, जिसको कठिनता से किया जाए वो दुष्कर्म। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे यहाँ तक के उपसर्ग। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपसर्ग इतने महत्वपूर्ण होते हैं हिंदी भाषा में कि अगर आपको उपसर्ग का अच्छे से ज्ञान है ना, तो आप किसी के भी नाम का, किसी भी शब्द का अर्थ आसानी से जान सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपके ये केवल पढ़ाई में ही काम आएगी, एग्जाम में ही काम आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो शिक्षा में आपको सिखाई जाती है, जो आपके आजीवन काम आती है। ठीक है, जिंदगी भर काम आती है, जो आपको जीवन को जीने में सरल बना देती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमारे उपसर्ग है। उपसर्गों का हमें पता होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमको ना किसी शब्द को दूसरों को समझाने में या शब्द को समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, हम आसानी से शब्द को समझ भी लेते हैं और दूसरों को समझा भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारा निस उपसर्ग। ठीक है, निस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नहीं और रहित। मतलब जिस शब्द में भी आपको निस लगा हुआ मिल जाएगा, या तो उसका अर्थ नहीं में होगा या फिर उसके रहित होगा, या फिर रहित का अर्थ होता है दोस्तों बिना। ठीक है, उसके बिना। ठीक है, जैसे निस्संदेह। ठीक है, तो ऐसा शब्द का अर्थ होगा जिसमें संदेह, निस माने नहीं हो, जिसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। ठीक है, ऐसी ही है निश्चय। ठीक है, जो होना है वह बिल्कुल होकर रहेगा। ठीक है, ये रहित है, बिल्कुल सोच किसी के चय के, ये चय के रहित है। ठीक है दोस्तों, निश्चय। ऐसी है निष्काम। ठीक है, निष्काम। ठीक है, निष्काम, निष्काम होता है काम रहित। ठीक है, काम के बिना, निष्काम। ठीक है, ऐसे ही अब हमारा उपसर्ग है निर। निर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ भी रहित और नहीं के लिए ही किया जाता है। जिन शब्दों में निर लगा हुआ होगा, निर, तो उसका अर्थ नहीं में और रहित के लिए आएगा। रहित का अर्थ होता है बिना, उसके बिना। ठीक है, जिस चीज में भी निर लगा हुआ आ जाएगा उसी चीज के बिना। देख लीजिए, जैसे शब्द है बनने वाले, इससे शब्द बनने वाला है जैसे निर्बल। ठीक है, तो बल रहित हो जो, ठीक है, जिसमें बल ना हो। ठीक है, बल माने ताकत। ठीक है दोस्तों, जिसमें बल ना हो उससे क्या कहेंगे हम, निर्बल। ठीक है, तो निर उपसर्ग लग जाएगा और बल शब्द होगा हमारा मुख्य शब्द, उसमें निर उपसर्ग लग जाएगा, जिसका अर्थ बन जाएगा बिना बल वाला। ठीक है, बल रहित। ठीक है, निर्यात, निर्धन, निर्जीव, निर्धन, जिसके पास धन ना हो, निर्धन। ठीक है, धन रहित। ठीक है, धन रहित, निर्जीव। ठीक है, जो जीव नहीं है। ठीक है, निर का अर्थ हमने नहीं भी बताया तो जीव भी, तो नहीं आएगा इसमें, जीव नहीं है उसको निर्जीव बोलते हैं। ठीक है, जीव मतलब जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, सांस नहीं है उसको हम निर्जीव बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों देख लीजिए, अगला उपसर्ग है हमारा नि। ठीक है, नि उपसर्ग। नि का उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों नीचे और अभाव। अभाव कहते हैं हम कमी। ठीक है, जिन शब्दों में भी नि उपसर्ग का इस्तेमाल होगा उसका अर्थ या तो नीचे होगा, ठीक है, या फिर अभाव होगा, उसमें कमी होगी उसी की, जो मुख्य शब्द होगा उसकी। जैसे निपात। ठीक है, निपात। निपात में क्या है दोस्तों, जो पात है इसका अभाव है, निपात। ठीक है, अब निवास। निवास, वास माने रहना, नी माने हमने बताया था नीचे। ठीक है, तो जिसके नीचे रहा जाता है उसको बोलते हैं निवास। जैसे किसी के बारे में पूछना होता है कि भाई वह कहाँ निवास करता है, ठीक है, तो उसके घर की तरफ इशारा करके कहेंगे कि यहाँ निवास करता है, मतलब उस घर के नीचे, उस घर में छत के नीचे निवास करता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, निगम, निषेध और निबंध। ठीक है, ये ऐसे ही हैं जिनमें हम नि उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए नेक्स्ट, देखिए अब हमारा उपसर्ग है अगला जो है परा। ठीक है, परा। परा का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ विपरीत होता है। विपरीत का मतलब उल्टा या फिर अधिक। ठीक है दोस्तों, तो विपरीत के लिए भी इस्तेमाल होता है और अधिक के लिए भी इस्तेमाल होता है। देख लीजिए कैसे, जैसे हमारा शब्द बना है पराजय। ठीक है दोस्तों, क्या बना है शब्द, पराजय। पराजय का अर्थ हमने परा का अर्थ बताया था विपरीत। ठीक है, और जय का अर्थ बताया था जीतना, तो जीतने के जो विपरीत हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पराजय, मतलब हार। तो हार के लिए शब्द इस्तेमाल होता है पराजय। ठीक है, जिसमें परा उपसर्ग लगा हुआ होता है। ऐसे ही है पराभव। ठीक है, पराक्रम, पराधीन। ठीक है, पराभव, जिसका अधिक प्रभाव अधिक होता है उसको बोलते हैं पराभव। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही है पराक्रम। ठीक है, क्रम, पराक्रम क्या होता है,
अधिक, जिसका क्रम मतलब जिसमें ताकत अधिक होती है उसको बोलते हैं, जो अधिक ताकत से काम लेता है, सहन शक्ति से काम लेता है, उसको बोलते हैं पराक्रमी। ठीक है, तो ऐसे आ जाता है हमारा पराक्रम। ठीक है, इसने तो बहुत पराक्रम दिखाया, साहस दिखाया, साहस। ठीक है, अधिक साहसी जो होता है उसको बोलते हैं पराक्रम, जो अधिक साहस दिखाता है। ऐसे है पराधीन। ठीक है, पराधीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विपरीत। पराधीन माने अधीन दूसरे के। ठीक है, दूसरे के मतलब जो किसी दूसरे के सामने झुका हुआ हो उसको हम पराधीन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही है। नेक्स्ट हमारा उपसर्ग देख लीजिए, अगला है उपसर्ग हमारा परि। परि का क्या होता है? परि का होता है चारों ओर। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे शब्द ऐसे बनते हैं जो परि से बनते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जैसे हमारा बनता है पर्यावरण। ठीक है, एक शब्द पर्यावरण भी बनता है दोस्तों, जिसको हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण किससे बना है? परि उपसर्ग प्लस आवरण। ठीक है, परि का अर्थ चारों ओर। ठीक है, चारों ओर से, और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। ठीक है, तो क्या होता है? वह चारों ओर से वो चीज ढकी, जो हमारी पृथ्वी चारों ओर से जिस चीज से भी ढकी हुई होती है, जिस चीज से भी घिरी हुई होती है, उसको हम पर्यावरण बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारी बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द बनने वाले देख लीजिए कैसे है। पर्यटन। ठीक है, पर्यटन, परिवर्तन, परिक्रिया और परिचय। ठीक है दोस्तों, इनका अर्थ होता है चारों ओर से। ठीक है, चारों ओर। ठीक है, जो परि उपसर्ग होगा उसका अर्थ होगा चारों ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा प्र उपसर्ग। प्र का अर्थ क्या होता है? प्र का अर्थ होता है आगे और अधिक। आगे और अधिक के लिए प्र उपसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। देख लीजिए, जैसे शब्द बनता है हमारा प्रताप। ठीक है दोस्तों, क्या बना? प्रताप। ठीक है, ताप। ताप मैंने ताप का अर्थ अगर सीधी भाषा में बोलते हैं तो ऐसे बोलते सकते हैं कि उसका प्रभाव। ठीक है, तो जिसका प्रभाव प्र माने अधिक होगा उसको हम प्रताप कहते हैं। जिसका प्रभाव अधिक होता है उसका प्रताप कहते हैं। प्रबल, जिसका बल अधिक होता है उसको हम प्रबल बोलते हैं। प्रहार, प्रशिक्षा और प्रलय। ठीक है दोस्तों, ये और भी हमारे बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, अब देख लीजिए, नेक्स्ट जो उपसर्ग आता है वो है प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विरुद्ध या सामने। या तो इसका अर्थ विरुद्ध होगा, ठीक है, या फिर सामने होगा। जैसे प्रतिनिधि। प्रतिनिधि से कहते हैं हम दोस्तों। ठीक है, प्रतिनिधि के प्रति का अर्थ क्या होता है? तो विरुद्ध होगा या सामने होगा। तो प्रतिनिधि क्या होगा? जो सामने निधि है। ठीक है, निधि किसको कहते हैं दोस्तों? अमूल्यवान चीजों को। ठीक है, प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिदिन का देख लीजिए, जैसे प्रतिदिन है, प्रतिदिन मतलब जो सामने आने वाले दिन है, कल भी आएगा, फिर उससे अगला भी दिन आएगा, जो हमारे सामने आएंगे, जब दिन आएंगे, तो प्रतिदिन कहलाते हैं, इसलिए उनको प्रतिदिन कहते हैं। प्रतिकूल। ठीक है, जैसा सामने की चीज होगी ऐसी ही दूसरी भी चीजें हो जाएंगी, उसके प्रतिकूल हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पलटता है, तो क्या होता है? उसका प्रतिकूल प्रभाव उस पर पड़ता है। उसके जैसा ही समान सामने जैसा होगा ऐसा ही दूसरा भी हो जाएगा। प्रतिष्ठा। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हो गए जो प्रति उपसर्ग से बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए, अब है हमारा उपसर्ग सम उपसर्ग। सम उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है अच्छा, पूर्णता या साथ। ठीक है, अच्छा भी इसका अर्थ होता है, पूर्णता भी इसका अर्थ होता है, और साथ भी इसका अर्थ होता है। जैसे संयोग। ठीक है, संयोग। अब आप सोच रहे हो कि संयोग में तो ये जो है अनुस्वार है। ठीक है, तो ये मैं कहां से आ जाएगा? तो हमने आपको अपने चैप्टर में पढ़ाया था कि जो अनुस्वार होता है, अंक की मात्रा जो होती है, वो कब कब आपके हर वर्ग के 5 अक्षर में बदल जाता है। ठीक है, तो हमने सब कुछ आपको बताया था, उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे संयोग, सम प्लस योग। संयोग किससे बना है? सम प्लस योग। ठीक है, संयोग। ठीक है, तो योग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? योग का अर्थ होता है जोड़ना या साथ ही होता है, और सम का अच्छा। तो जो अच्छा जोड़ होगा जिसका, उसको बोलते हैं संयोग। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, संचय, संभव, संतोष, संसर्ग का क्या अर्थ है? पूर्णता। जो सर्ग पूर्ण होगा उसको हम बोलेंगे संसर्ग। ठीक है, संभव, जो होना है और जो होगा, ठीक है, पूरी तरह से जो होगा उसको बोलते हैं संभव। भव मैंने होना और सम मैंने पूर्णता। ठीक है, जो पूर्ण रूप से होगा ही होगा उसको बोलते हैं संभव। जैसे कहते हैं कि जो सूरज है वो संभवतः निकलेगा ही। ठीक है, सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता, वह इसका प्रतिदिन का काम है उगना और अस्त होना। ठीक है दोस्तों, तो एक संभव कार्य होगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट उपसर्ग देख लीजिए, हमारा है सु। बहुत अच्छा उपसर्ग है, सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो उपसर्ग है यह है सु। ठीक है दोस्तों, इसका बहुत मायने होते हैं। ठीक है, यह उपसर्ग ऐसा है जो आपको किसी के सामने भी अच्छा साबित करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सु का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है दोस्तों, सु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है?
अच्छा। देख लीजिए जैसे सुमार्ग, ठीक है, जो अच्छे मार्ग पर चलता है, किसी को परेशान नहीं करता है, कठिनाई नहीं पहुंचाता है, दूसरों का भला करता है, ठीक है, अपना निरंतर कार्य जो भी है प्रतिदिन का अच्छी तरह से करता है, उसको बोलते हैं सुमार्ग पर चलने वाला, ठीक है, अच्छे मार्ग पर चलने वाला। सु मैंने अच्छा, मार्ग मैंने रास्ता, अच्छे रास्ते पर चलने वाला। सुपुत्र, दोस्तों सुपुत्र, सु मैंने अच्छा, पुत्र मैंने बेटा, जो अच्छा बेटा होगा उसको कहा जाता है सुपुत्र, जो बुरा बेटा हो उसको कहा जाएगा, मैंने आपको पिछले उपसर्ग में बताया था अभी जो पीछे थे, कु, ठीक है, कुपुत्र, उसका कुपुत्र बन जाएगा, मतलब बुरा, कु मैंने बुरा, सु मैंने अच्छा, तो आपको सुपुत्र बनना है, कुपुत्र नहीं बनना है, ठीक है। तो सुपुत्र का होता है अच्छा बेटा। सुकर्म, कर्म मैंने काम, सु मैंने अच्छा, तो अच्छे काम को क्या कहा जाता है, सुकर्म। ऐसे ही है सुयश, जो प्रसिद्धि होती है वो अच्छी होगी तो सुयश होगा, ठीक है, अगर बुरी होगी तो अपयश होगा। अगर आप अच्छे काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, तो आपका सुयश फैलेगा, और अगर आप दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, अपने से निर्बल को सताते हैं, तो आपका अपयश फैलेगा, मैंने बुरा, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए सुशिक्षित, ठीक है, अच्छी तरह जो शिक्षित होते हैं उनको बोलते हैं सुशिक्षित, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपने पढ़ाई बहुत सारी पढ़ लिया, आपको बोलने का, व्यवहार करने का दूसरों के साथ में पता नहीं है, तो आप बुरा व्यवहार करते हैं, तो आप सुशिक्षित नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आप संस्कारी हैं, दूसरों के साथ में सहानुभूतिपूर्ण बात करते हैं, प्रेम भाव से बोलते हैं, तो आप सुशिक्षित कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सु उपसर्ग, जितने भी आपके संस्कृत के उपसर्ग थे हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इनके अलावा कोई भी उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है, जो ये बताए हैं, और इनसे पिछली तरफ हमने जो आपको करवाए हैं वो सारे के सारे आपके उपसर्ग हो गए। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इनसे ना आपको बहुत हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। आप किसी भी शब्द की बहुत आसानी से हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे, ठीक है, या फिर बना पाएंगे, शब्दों को भी आप अच्छी तरह से बनाना सीख सकते हैं, किनकी वजह से, उपसर्ग और प्रत्यय की ही कारण से, ठीक है। तो इसके साथ ही दोस्तों बीच में आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रहा हूँ, क्या है दोस्तों कि हमारी वीडियो के साथ साथ में जब आप चल रहे होते हैं तो उसको ना बहुत ज़्यादा, हमें आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, आपके लिए ही सब कुछ करते हैं, और जब हमारी मेहनत कामयाब होगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं इस बारे में कि भाई आपको यह वीडियो देखनी चाहिए, बहुत काम की वीडियो है, ठीक है। तो बस एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को फैला दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट देना ना भूलें। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 जो प्रकार है हमारा उपसर्ग का, वो है जो उपसर्ग उपसर्ग की भांति ही जो हम संस्कृत के अव्ययों का इस्तेमाल करते हैं, वो वाले उपसर्ग, ठीक है दोस्तों, जो उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं लेकिन संस्कृत भाषा में वे अव्यय होते हैं, ठीक है, जिनको हम खर्च नहीं कर सकते हैं। हमने अव्यय का आपको बताया था, अव्यय शब्द किन्हें कहते हैं। देख लीजिए हम यहाँ भी एक तरफ उपसर्ग लिख रहे हैं, यहाँ पर हम उपसर्ग लिखेंगे, यहाँ पर उनका अर्थ लिखेंगे कि उनका अर्थ क्या होता है, और यहाँ पर लिखेंगे हम उनसे बनने वाले शब्द की, उनसे उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए पहले उपसर्ग है हमारा, वो है अ उपसर्ग। अ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अ का अर्थ होता है अभाव, ठीक है, अभाव मैंने कमी, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। जिन शब्दों में भी अ लगा हुआ होगा वहां पर उसी शब्द की जो मूल शब्द होगा उसकी कमी होगी, उस शब्द का अर्थ वही होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए हमारा शब्द है अहिंसा, तो जो अहिंसा में हमारा जो उपसर्ग है अ है, और अ प्लस हिंसा, ठीक है दोस्तों। तो हिंसा जो है हमारा मूल शब्द है जिसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो हिंसा का आपको पता है, हिंसा किसे कहते हैं, हिंसा कहते हैं लड़ाई झगड़ा मारपीट, और जब अ लग जाएगा उसका तो उसका क्या अर्थ बन जाएगा, जहां हिंसा की कमी हो, मतलब जहां हिंसा ना हो, ठीक है, हिंसा नहीं होती तो उसका क्या कर देंगे हम, अहिंसा। तो अहिंसा का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, हिंसा की कमी, ठीक है, हिंसा की कमी या अभाव, ठीक है। ऐसे ही है अभाव, ठीक है, अभाव, ठीक है। तो भाव क्या होता है दोस्तों, ठीक है, भाव का अर्थ होता है जैसे बर्ताव, ठीक है, बर्ताव, कि हाँ हमारा बर्ताव कैसा है, ठीक है। अभाव, तो जहां बर्ताव की कमी हो वहां होता है अभाव, कमी, ठीक है। अधर्म, ठीक है, धर्म, जहां धर्म ना हो वहां पर क्या होता है, अधर्म, ठीक है, तो धर्म का अभाव हो जाएगा, अधर्म बन जाएगा। अज्ञान, ठीक है, ज्ञान ना होना, ज्ञान की कमी अज्ञान, ठीक है। और अकाल, ठीक है, अकाल, काल माने समय, ठीक है, जो समय ना हो वो कहते हैं अकाल, ठीक है, बिना समय के, ठीक है, बिना समय को हम बोलते हैं अकाल, जो बिना समय कहते हैं। जैसे बरसात का मौसम है, बरसात ना हो, ठीक है, या फिर बरसात का मौसम नहीं है और अचानक ही बहुत ज्यादा बारिश आ जाए तो उसको भी हम अकाल बोलते हैं। और बरसात का मौसम हो, बरसात की फसलों का समय हो, एकदम से सूखा पड़ जाए, उसको भी हम अकाल ही बोलते हैं, क्योंकि वह बिना समय ही आ जाता है, जो भी होता है बिना समय हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या उपसर्ग था। अब देख लीजिए अगला उपसर्ग है हमारा कु। कु का अर्थ होता है बुरा, ठीक है, जिस शब्द में भी कु लगा हुआ होगा उपसर्ग का इस्तेमाल होगा उसी शब्द का अर्थ बन जाएगा बुरा। जैसे कुकर्म, 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 कर्म मैंने काम,
और कु मैंने बुरा, तो बुरे काम, जो बुरे काम हो उनको बोलते हैं कुकर्म। कुपात्र, ठीक है। पात्र किसे बोलते हैं दोस्तों? पात्र होता है अभिनय, ठीक है। तो ऐसा एक अभिनेता जो कु मैंने बुरा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कुपात्र, ठीक है। ऐसे ही कुख्यात, ख्यात मैंने होता है दोस्तों प्रसिद्धि, और को मैंने बुरी, तो जिसकी बुरी प्रसिद्धि होती है, जो बुरी तरह से प्रसिद्ध हुआ, बुरी कारणों से, बुरे ही अपने स्वभाव से, अपने कार्य से प्रसिद्ध हुआ होता है बुरी तरह से, उसको बोलते हैं हम कुख्यात। जैसे चोर डाकू वगैरह, ठीक है, कि ये तो कुख्यात डाकू है, ठीक है। ऐसे होता है कुप्रभाव, ठीक है, प्रभाव बुरा, बुरा प्रभाव, ठीक है दोस्तों। ऐसे होता है कुपुत्र, हमने भी आपको बताया था, कुपुत्र बुरा पुत्र, ठीक है। तो कुकर्त क्या होता है? बुरा। इसके बाद जो हमारा उपसर्ग है वो है चिर। चिर उपसर्ग देख लीजिए दोस्तों, चिर उपसर्ग भी बहुत ज़्यादा खास है, जिसका आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ बहुत होता है या फिर दीर्घकालीन, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक, ठीक है, लंबा लंबा समय, दीर्घ मैंने लंबा, कालीन मैंने समय से, ठीक है, लंबे समय तक। देख लीजिए जैसे चिरकाल, ठीक है, चिरकाल, चिर मैंने बहुत, काल मैंने समय, जो बहुत काल तक चलता है उसको बोलते हैं चिरकाल, ठीक है। चिर आयु, चिरायु से कहते हैं बहुत आयु हो जिसकी, उसको बोलते हैं चिरायु, ठीक है। बहुत आयु वाला जो होगा उसको बोलते हैं चिरायु। चिरस्थायी, ठीक है, तो जो लंबे समय से अस्थाई है, रुका हुआ है, ठीक है, लंबे समय से एक ही जगह पर ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, या फिर निरंतर कार्य चल रहा है, ऐसे ही लंबे समय से, उसको बोलते हैं चिरस्थायी, ठीक है। जैसे कोई पहाड़, कोई बहुत पुराना पेड़, उसको बोलते हैं चिरस्थायी पेड़, ठीक है। चिरंजीवी, चिरंजीवी, चिर मैंने होता है लंबे समय तक, जीवी मैंने जीने वाला, तो जो लंबे समय तक जीने वाला होता है उसको बोलते हैं चिरंजीवी। जैसे आपको जो दावत के इनविटेशन मिलते हैं उन पर भी लिखा होता है चिरंजीवी, ठीक है, आयुष्मती और चिरंजीवी, ठीक है दोस्तों। तो चिरंजीवी वही होता है, उसको एक आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़के के नाम के पहले चिरंजीवी, फिर उसका नाम लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। ध्यान देखिए, कभी देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वो है दोस्तों पुनः या फिर पुनर्, पुनः या पुनर्, ठीक है। अर्थ होता है इसका फिर मतलब दोबारा, फिर दोबारा, ठीक है। जैसे पुनर्जन्म, ठीक है, तो इसको हम यहाँ दोबारा भी लिख सकते हैं, दोबारा। लेकिन दोबारा जो शब्द होगा ना दोस्तों, ऐसा होगा जैसे खड़ी बोली का, ठीक है, जो हमारी खड़ी बोली है इस तरह का, लेकिन हम यहाँ पे इस्तेमाल केवल फिर का ही करेंगे। पुनर्जन्म, तो जन्म जो हुआ है, पुनः मैंने फिर से, पुनर् मैंने फिर से, जो फिर से जन्म हुआ उसको बोलते हैं पुनर्जन्म। पुनर्निर्माण, जो हमने निर्माण जिस चीज का कर दिया था उसमें कुछ और बदलाव किए और उसका फिर से दोबारा अच्छे से निर्माण किया, तो उसको बोलते हैं पुनर्निर्माण। पुनर्विवाह, ठीक है, जिसका एक बार विवाह हो गया हो, किसी कारणवश किसी कारण से छूट गया हो, या फिर जैसे आजकल कुछ भी आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं दोस्तों, तो फिर क्या कर देते हैं, उसको दोबारा से उसकी शादी कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जब उसकी शादी होती है तो उसको बोलते हैं पुनर्विवाह, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, ठीक है, पुनर प्लस उक्ति, उक्ति मैंने कहे गया तथ्य, पुनर मैंने फिर से, जो फिर से किसी के द्वारा कहा गया तथ्य हो या कही गई बात हो उसको हम बोलते हैं पुनरुक्ति, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब देख लीजिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट उपसर्ग है अंतः या अंतर, ठीक है। अंतः या अंतर दोनों का अर्थ क्या होगा? अंदर, अर्थ दोनों का एक ही होगा, अंदर, ठीक है। जैसे अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय किसे कहते हैं दोस्तों? राष्ट्र, राष्ट्र मैंने देशों के, अंतर मैंने अंदर, ठीक है, देशों के अंदर, ठीक है। राष्ट्रीय देशों के अंदर, जो देशों के कई देशों के अंदर होगा उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। अंतरदेशीय, ठीक है, अंतरदेशीय देशों के अंदर, अंतरराष्ट्रीय अंतरदेशीय, ठीक है, अंतरदेशीय देशों के अंदर। अंतर्मन, मन के अंदर, ठीक है, अंतर का हो गया अंदर, और मन जो हमारे अंदर है, मन उसका, ठीक है, तो क्या हो गया? अंतर्मन। ऐसे होता है अंतर आत्मा, आत्मा अंदर, ठीक है, तो अंदर की जो हमारी आत्मा है वो अंतरात्मा, जैसे बोलते हैं कि मेरी अंतरात्मा मुझसे बोल रही है कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, खूब पढ़ो, ठीक है। तो कौन बोल रहा है? हम ही बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारी आत्मा तो हमसे बुलवा रही है, ठीक है, तो ये अंतरात्मा कहलाएगी, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्व। स्व का अर्थ क्या होता है दोस्तों? स्व का अर्थ होता है अपना, ठीक है। क्या होता है दोस्तों स्व का? अपना, खुद का, ठीक है, अपना। जैसे स्वदेश, तो देश में स्व लगा हुआ है तो क्या बन गया? अपना देश, ठीक है, अपना देश, भारत, हमारा भारत महान, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्वभाव, ठीक है, भाव, भाव का अर्थ होता है आदत, स्व के माने अपनी, ठीक है। तो जैसे अपनी आदत होगी वो हमारा स्वभाव होगा कि हाँ हम कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं, सब कुछ, तो हमारा स्वभाव हो गया, अपना भाव, ठीक है। स्वधर्म, स्वधर्म, धर्म स्व, अपना, अपना धर्म, ठीक है, वो स्वधर्म होगा। स्वतंत्र, तंत्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तंत्र का अर्थ होता है शासन, ठीक है, स्व मैंने अपना, अपना शासन।
हम स्वतंत्र है, क्योंकि हम पे किसी और का शासन नहीं है, हम पे हमारा शासन ही है। ठीक है, हम जैसा चाहे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अच्छा, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, सब कुछ अच्छा ही करना है। स्वजाति, अपनी जाति। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये शब्द हो गए स्व से बनने वाले, स्व उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अपना। अब देख लीजिए, नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा अधः। अधः, अधः का अर्थ क्या होता है? नीचे। ठीक है, अधः क्या होता है दोस्तों? नीचे। जैसे अधोमुख, अधोमुख किसे कहते हैं? जैसे जिसका मुख नीचे को हो, अधोमुख। ठीक है, अब अधः पतन, ठीक है, जिसका पतन होता जा रहा है, नीचे की तरफ पतन होता जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अधः पतन। अधोगति, जिसकी गति नीचे को होती जा रही है, उसको बोलते हैं अधोगति। जैसे कह देते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हम तो उसको बहुत खिलाते पिलाते हैं, लेकिन पता नहीं उसकी सेहत को क्या हो गया है, वो अधोगति को प्राप्त हो गई, नीचे को ही जा रही है, उसकी सेहत गिरती जा रही है। ठीक है, ये नहीं पता कि इसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है भाई, उसके हाथ की बात है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, सह। सह उपसर्ग, सह का अर्थ होता है दोस्तों साथ। ठीक है, साथ। जैसे सहयोग, ठीक है, योग में जोड़ा, योग का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, सह मैंने साथ में, साथ में जोड़ना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सहयोग। ठीक है, सहचर, चर मैंने होता है चलने वाला, और सह मैंने साथ में, जो साथ में चलने वाला होता है उसको बोलते हैं सहचर। सह प्लस उदर, सहोदर। ठीक है, उदर का अर्थ होता है दोस्तों पेट। ठीक है, जो एक ही पेट से जन्म हो उसको बोलते हैं सहोदर, मतलब साथ साथ, उनका जन्म साथ साथ नहीं होता, लेकिन उसी पेट से होता है। ठीक है, सहपाठी, ठीक है, साथ में पढ़ने वाले को हम सहपाठी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ में पढ़ता है वो हमारा सहपाठी है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये उपसर्ग की भांति प्रयोग होने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय उपसर्ग हो गए दोस्तों। ठीक है, जिनका बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इसमें इतने से ही थे, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट, हमारा नंबर 3 जो आएगा उसके बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ दोस्तों। हमारा है नंबर 3। नंबर 3 क्या है? हिंदी के उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग जो हिंदी भाषा में उनसे पहले लगाए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हिंदी भाषा में कौन कौन से उपसर्गों का इस्तेमाल होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला है हमारा से या सु। ठीक है, से और सु दोनों ही। ठीक है, अर्थ क्या होता है इनका? सहित भी होता है इसका अर्थ, सुंदर भी होता है और अच्छा भी होता है। सहित मैंने साथ में, सुंदर मैंने अच्छा भी और सुंदर भी। ठीक है, दोनों होते हैं। देख लीजिए बनने वाले शब्द देखिए इससे, जैसे सपरिवार। अब परिवार के पहले हमने स लगा दिया, सपरिवार। तो हमने स का आपको बताया था सहित होता है, सहित, तो परिवार सहित। ठीक है, जो भी आपको दावत के जितने भी इन्विटेशन मिलते हैं दोस्तों, उनमें लिखा होता है सपरिवार। ठीक है, जिनको आपको सहपरिवार नहीं बुलाना होता वो आपको सहपरिवार नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो आपका केवल नाम लिखेंगे, मतलब आपको अकेले इनविटेशन है, कभी वहाँ पे भी परिवार के साथ में जाकर बैठ जाए। ठीक है, नहीं तो जो बुलाएंगे आपको लिखेंगे कार्ड पर सहपरिवार। ठीक है, विद फैमिली। अब देख लीजिए सपूत। सपूत, पूत मैंने भी दोस्तों बेटा होता है। ठीक है, पुत्र जो है संस्कृत का शब्द है, हिंदी का है पूत। ठीक है, अब अच्छा पूत, ठीक है, अच्छा बेटा। ठीक है, वो क्या हो गया? सपूत। ठीक है, सुपाठ, पाठ मैंने पढ़ना, सु मैंने अच्छा या सुंदर। ठीक है, जो सुंदर पाठ होगा, अच्छा पाठ होगा, उसको हम सुपाठ बोलते हैं। ठीक है, जो अच्छी तरह से पढ़ा जाता है उसको सुपाठ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सुनाम। सुनाम, सु उपसर्ग है नाम के पहले। ठीक है, तो जो सुंदर नाम होगा उसको बोलते हैं सुनाम। ठीक है, कि आपका नाम बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे आपका नाम सुनाम है। ठीक है, आपका बहुत अच्छा नाम है। ऐसे ही सुगंध। ठीक है दोस्तों, गंध में सु उपसर्ग लगा हुआ है। अब सु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अच्छा। अब खुशबू है, सुगंध, जो गंध है वो सुंदर तो हो नहीं सकती है क्योंकि गंध दिखाई नहीं देगी, लेकिन महसूस होगी, अनुभव होगा उसका, तो क्या होगा? अच्छी होगी बात। तो जो सुगंध, अच्छी गंध। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट ए या अन। उपसर्ग या अन उपसर्ग जो हिंदी भाषा के शब्दों में लगते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां देख लीजिए, ए या अन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अभाव या निषेध। निषेध का अर्थ क्या होता है? निषेध का अर्थ होता है मना। ठीक है, मना। जैसे कोई कह देता है कि प्रवेश निषेध, मतलब प्रवेश करना मना है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, अब एक शब्द आया है अछूत। ठीक है, अछूत निषेध है। ठीक है, छूत मैंने छूना। ठीक है, जिसको छूना निषेध होता है, मना होता है, उसको बोलते हैं अछूत। ठीक है दोस्तों, अब अछूत शब्द आपने बहुत जगह सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। अब तो जो छुआछूत है बहुत खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं भी आपको देखने को मिल जाता है या सुनने को मिल जाता है, पढ़ने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही है अज्ञात। ठीक है दोस्तों, तो जो ज्ञात न हो, ज्ञात का जिसमें अभाव हो, ठीक है, जानने की जिसमें अभाव, उसको बोलते हैं हम अज्ञात। ठीक है दोस्तों, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, ज्ञात माने जानकारी का अभाव।
ठीक है, जानकारी का अभाव हो जो, वो कहते हैं अज्ञात। जैसे कि कोई अज्ञात वस्तु यहाँ रखी हुई है जिसकी जानकारी हमको नहीं है, ठीक है, वो क्या होगी, अज्ञात। ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है अज्ञान। ठीक है, तो जहां ज्ञान का अभाव होगा वो होगा अज्ञान। ठीक है, ऐसे ही है अनबन। ठीक है, अनबन। ठीक है, तो अनबन, देखिए बनने की जहां पर अभाव होगा, बनने का जहां अभाव होगा, जैसे बोल देते हैं कि इनमें तो आपस में अनबन है, मतलब उनमें बनती नहीं है, तो उनमें जो बनना है ना दोस्तों, उसका अभाव होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अनबन। अनजान, ठीक है, अनजान। ठीक है, तो जो अन माने क्या होता है दोस्तों, अभाव हो। ठीक है, तो और किसका, जान का, जान माने जानना। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें जानने का अभाव होता है उसको बोलते हैं हम अनजान। अनजान जिसको हम नहीं जानते हैं, हमको उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनजान। ठीक है, ऐसे ही है उन। अब आया है उन उपसर्ग। उन उपसर्ग देख लीजिए दोस्तों कहाँ कहाँ लगता है। उन उपसर्ग लगता है एक कम के लिए। ठीक है, जहां हम एक कम की बात करेंगे, किसी से एक कम की बात करेंगे, तो वहां उन उपसर्ग लग जाएगा। जैसे 19। ठीक है, जब 20 में से हम एक कम कर देंगे तो आ जाएगा 19, उन उपसर्ग का इस्तेमाल होगा 19। ठीक है, अब देख लीजिए 59, 60 में से एक कम 59। ठीक है, उन उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए 59। देख लीजिए 39। ठीक है, 40 में से एक कम 39। ठीक है, ऐसे ही 69। ठीक है, 69, 70 में से एक कम 69। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा नेक्स्ट कु उपसर्ग। कु का अर्थ क्या होता है, तो बुरा होता है या फिर बुराई। ठीक है, बुरा भी होता है और बुराई भी होता है। कु उपसर्ग का अर्थ हिंदी भाषा में कैसे इस्तेमाल होता है, कुढंग। जिसका ढंग हो बुरा उसको बोलते हैं कुढंग। ठीक है, ढंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ढंग का अर्थ होता है उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा, उसके बोलचाल, सब कुछ। ठीक है, तो जब वो बुरी होगी तो उसको बोलते हैं इसका तो कुढंग है। ठीक है, किसका ढंग अच्छा नहीं है, ये हिंदी भाषा का शब्द है, खड़ी बोली का। ठीक है, नेक्स्ट कुचक्र। चक्र, ठीक है, कुचक्र। ठीक है, तो कु का अर्थ होता है बुरा या बुराई। ठीक है, चक्र, चक्र का मतलब होता है जो चल रहा है, जो चल रहा है वो बुरा चल रहा है। ठीक है, पहले भी इसके साथ बुरा हुआ था, अब इसके साथ बुराई हो रहा है। ठीक है, तो वो कुचक्र है। ठीक है, वो कुचक्र में फंस चुका है, बुरे चक्कर में फंस चुका है दोस्तों। ठीक है, उसको बोलते हैं कुचक्र। कुचाल, ठीक है, बुरी चाल। ठीक है, बुरी चाल, जो चाल जो होगी वो बुरी होगी तो कुचाल कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा दु उपसर्ग। दु उपसर्ग। दो का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है। हीन, हीन का अर्थ होता है कमी या दो के लिए भी हम दो का उपसर्ग करते हैं दोस्त। जैसे दुबला, दो माने हीन है जिसमें बला, बल की। ठीक है, जो बलहीन है उसको बोलते हैं दुबला, जिसमें बल नहीं होता उसको बोलते हैं दुबला। ठीक है, मतलब बल की जिसमें हीनता होती है दोस्तों, कमी होती है, उसको दुबला कहते हैं। दुगुना, ठीक है, दुगुना। ठीक है, मतलब दो गुना, उसको बोलते हैं दुगुना। ठीक है, दो गुना। ठीक है, दोबारा। ठीक है, दोबारा का होता है जो दो बार हो जाता है, उसको बोलते हैं दोबारा। जैसे अभी कोई आया था, ठीक है, और वह थोड़ी देर हो गई गया है और फिर दोबारा आ गया है, तो उसको दोबारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो बार आ गया है, एक पहले और एक अब दो। ठीक है, तो दोबारा आ गया है। ठीक है, ऐसे होता है दुभाषिया। ठीक है, भाषिया, भाषा किसे कहते हैं, भाषाओं को जानने वाला। दो मैंने दो, तो जो दो भाषाओं को जानने वाला होता है उसको बोलते हैं दुभाषिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देख लीजिए अध उपसर्ग। अध उपसर्ग, अध, अध, अध का क्या अर्थ है दोस्तों, अध का अर्थ होता है आधा। ठीक, क्या अर्थ होता है, आधा, हाफ। ठीक है, हाफ इंग्लिश वाला हाफ नहीं है, आधा। ठीक है, किसी भी चीज का आधा हिस्सा वो है हाफ। ठीक है, जैसे अध पका, तो अध उपसर्ग लगा हुआ है पका में। पका, जो पका हुआ है आधा, उसको बोलते हैं अध पका। ठीक है, अध खिला। ठीक है, जो खिला हुआ है, अध मैंने आधा, जो आधा खिला हुआ होगा उसको बोलते हैं अध खिला। ठीक है, अध मरा। ठीक है, जो मरा हुआ है लेकिन आधा, कैसा, ना तो जी रहा है ना ही मर रहा है, मतलब सांस चल रहे हैं लेकिन बेहोश है, उसको बोलते हैं अधमरा। ठीक है, अध जला। ठीक है, तो जो जला हुआ है कैसा, आधा, उसको बोलते हैं अध जला। तो अध का अर्थ होता है आधा। ठीक है, ये पर रहे उनसे बनने वाले शब्द। ठीक है, तो उपसर्ग ध्यान रखिएगा अध। अब आता है नेक्स्ट हमारा लास्ट का भर। भर का क्या होता है दोस्तों, पूरा, फुल। भर का क्या होता है, फुल, पूरा। ठीक है, जैसे भर पेट। ठीक है, मतलब पेट, पूरा पेट भरकर। ठीक है, पेट भरकर, पूरा पेट। ठीक है, पूरा पेट, जैसे कहते हैं कि भर पेट खाना जरूर खाइएगा। भर पेट का क्या होता है, पूरा पेट भरना चाहिए उसमें खाने में। ठीक है, हाँ, भले यहाँ तक गले तक भर जाए कोई बात नहीं, लेकिन पेट पूरा भरा होना चाहिए, उसको बोलते हैं भर पेट। ठीक है नहीं तो उसको भरपेट नहीं बोलते। भरपेट कौन होता है, जब तक आपकी इच्छा, जब तक आप तृप्त ना हो जाए, संतुष्ट ना हो जाए भोजन करते करते, उसको बोलते हैं भरपेट। कभी आप सच में यहाँ तक का
काम खत्म। ठीक है, तो भरपेट अब है भरसक। ठीक है, भरसक। ठीक है, भरसक मतलब शक किसे कहते हैं दोस्तों? शक होता है कोशिश। ठीक है, भर माने पूरी, जहां वो पूरी कोशिश करेंगे उसको बोलते हैं भरसक। यहाँ हमने भरसक प्रयास किया। ठीक है, पूरा। भरमार। ठीक है, भरमार। ठीक है, मार किसे कहते हैं दोस्तों? मार। मार का अर्थ सबके साथ में अलग अलग होता है। यहाँ भरमार किसके होती है दोस्तों? यहाँ भरमार है किसी चीज की कमी की। ठीक है, मतलब चीज जो है उसकी कमी नहीं है, वहां पर पूरा है, वह चीज पूरी है, तो उस चीज के वहां पर बहुत सारी मात्रा है, उसको बोलते हैं भरमार। ठीक, जैसे बोल देते हैं कि हम तो जूते लेने के लिए दुकान पर गए थे, वहां तो जूतों की बहुत अधिक भरमार लगी है। ठीक है, ग्राहकों की भरमार है, ग्राहक बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसे तो शब्द हो गया भरमार। ऐसे है भरपूर। ठीक है, जो भर भर मैंने पूरा, पूर मैंने पूरी तरह से, जो पूरा बिल्कुल पूरी तरह से पूरा भरा हुआ है वो है भरपूर। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं कि हम शादी में गए, वहां पर हमने भरपूर आनंद लिया, मतलब जितना हमने सोचा था उतना ही हमने पूरा आनंद लिया, उसको बोलते हैं भरपूर। या फिर जैसे आपके पास में कोई बर्तन है, उसमें कुछ चीज रखनी है और आपने जो चीज है वो बिल्कुल किनारे तक की भर करके रख दी, तो भरपूर बर्तन भरा हुआ था। ठीक है, तो भरपूर तरीके से भरा हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भर उपसर्ग। दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी भाषा में उपसर्ग लगते हैं। ठीक है, अच्छा, उपसर्ग जो होता है ना, शब्द की या तो विशेषता, गुण या कुछ भी इन चीजों को ना उसमें परिवर्तन कर देते हैं, शब्द में ये लगते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि कैसे कैसे उपसर्ग लगते हैं, उनका अर्थ क्या होता है और उनसे बनने वाले शब्द कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपको 3 बता दिए हैं, 4 तरह के हमने आपको उपसर्ग बताए हैं। अब रहा हमारा नंबर 4 उपसर्ग, वो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, जो हमारा अगला प्रकार है नंबर 4, ये हमारा उर्दू के उपसर्ग है। ठीक है, ये इसमें आखिरी है। ठीक है, जो उपसर्ग है हमारे, हमने आपको 4 प्रकार के बताए थे, उनमें आखिरी वाला है नंबर 4 उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग से क्या मतलब है? ऐसे उपसर्ग जो उर्दू के शब्दों के पहले लगते हैं, पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम उर्दू के उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमने सेम वही कंडीशन रखी पहले अपने वाली की, पहले हमने उपसर्ग लिख लिए। ठीक है, फिर हमने उनका अर्थ लिखेंगे और फिर उनसे बनने वाले शब्दों को आपको बताएंगे। ठीक है, अब उपसर्ग देख लीजिए, पहला कौन सा है? उपसर्ग है हमारा ब उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, ब उपसर्ग में क्या, इसका क्या अर्थ क्या होता है? ब उपसर्ग का अर्थ होता है के साथ या से। ठीक है, ब उपसर्ग जिस शब्द में लगा हुआ होगा तो के साथ आएगा उसका अर्थ, या फिर से जो मूल शब्द होगा उसके साथ में, जैसे गैर, बगैर। ठीक है, गैर मूल शब्द है, इसमें ब उपसर्ग लगा हुआ है। गैर कौन होता है दोस्तों? गैर होता है जो दूसरा होता है। ठीक है, पराया। ठीक है, दूसरा। ठीक है, मतलब गैर मतलब दूसरे के साथ, बगैर। ठीक है, बगैर की जैसे मैं बोलूंगा घूमने से कि मेरे बगैर अगर तुम लोग चले गए तो अच्छा नहीं होगा, मतलब मुझे छोड़ के किसी दूसरे के साथ। ठीक है, तो बगैर, दूसरे के साथ। ठीक है, बखूबी, बखूबी मतलब खूबी से, खूबी से या खूबी के साथ। ठीक है, बदौलत, दौलत से या दौलत के साथ। ठीक है, बदौलत। अब ऐसे ही है नंबर 2 हमारा उपसर्ग बा। बा उपसर्ग का क्या अर्थ है? बा का अर्थ होता है साथ या से। ये बा था, ये बा है, बा। ठीक है, जैसे इसका अर्थ सा या से हो गया, शब्द बनते हैं बाकायदा, बाकायदा। ठीक है, तो कायदे से या कायदे के साथ। ठीक है दोस्तों, कायदे से रहोगे तो फायदे से रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, तो कायदे से या कायदे के साथ क्या हो जाएगा? बाकायदा, बा इज्जत। ठीक है, इज्जत के साथ। ठीक है, जैसे किसी पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में उसको न्याय मिलता है, तो जज साहब क्या कहते हैं वहां पे कि इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, बरी माने छोड़ा जाता है, और बाइज्जत इज्जत के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसी है बावजूद। ठीक है, वजूद के साथ। बा अदब, अदब के साथ रहना चाहिए। ठीक है, अदब मतलब तहजीब। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है हमारा बे, बे बा बे। ठीक है दोस्तों, बे बा बे, बे उपसर्ग हमने बता दिया, बा उपसर्ग हमने आपको बता दिया। अब है जो नेक्स्ट है हमारा वो है बे उपसर्ग। बे उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? बे का अर्थ होता है दोस्तों बिना। ठीक है, बिना। ठीक है, शब्द कौन कौन से बनते हैं? जिससे बेघर, तो घर के बिना। ठीक है, जो घर बिना होता है ना, घर के बिना जो होते हैं उनको बोलते हैं बेघर, उनको घर नहीं होता है। बेअदब। ठीक है, जो तहजीब के बिना होते हैं उनको बोलते हैं बेअदब। ठीक है, बेगुनाह। ठीक है, गुनाह के बिना। ठीक है, जो जिन्होंने गुनाह नहीं किया होता उनको बोलते हैं बेगुनाह, जो गुनाह के बिना होते हैं। ठीक है, बेईमान। ठीक है, जिनमें ईमान की कमी होती है, ईमान के बिना जो होते हैं उनको बोलते हैं बेईमान। और बेअक्ल, इसका तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बेअक्ल, जिनमें अकल नहीं होती है, जो अकल के बिना होते हैं उनको बोलते हैं बेअक्ल। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा बद। बद का अर्थ क्या होता है? बद का अर्थ होता है दोस्तों बुरा। ठीक है, बुरा। क्या अर्थ होता है इसका? बुरा। अब देख लीजिए शब्द बनने वाले, देखिए बद से जो शब्द बनते हैं, बद उपसर्ग, जैसे बदकिस्मत,
तो बदकिस्मत में बद उपसर्ग लगा हुआ है किस्मत के साथ में, तो हमने अब आपको अर्थ बताया था बुरा। ठीक है, तो किस्मत बुरी है जिसकी, उसको बोलते हैं बदकिस्मत। ठीक है दोस्तों, बदमाश, ठीक है, बदमाश, ठीक है, बदमाश, माश एक तरह से हम बोल देते हैं मनुष्य को, मानुष, मनुष्य, ठीक है, तो बुरा आदमी जो होगा उसको बोलते हैं बदमाश। ठीक है, बदचलन, जिसका चलन, ठीक है दोस्तों, जिसका चलन या स्वभाव बुरा होगा उसको बोलते हैं बदचलन। रहना या स्वभाव जो भी है वो बुरा होगा तो बदचलन कहलाएगा। ठीक है, बदतमीज, जिसको तमीज तो होगी लेकिन कैसी होगी, बुरी। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें तमीज नहीं है, तमीज है लेकिन बुरी। कैसे, जैसे कोई बात कर रहा है बीच बीच में कोई बोल देता है, ठीक है, मतलब कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमको अच्छे इंसान बनाती है, वो जिनमें उनकी कमी होती है, जिनको बुरे आदतें होती हैं वो होते हैं बदतमीज। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर है हमारा उपसर्ग का खुश। खुश उपसर्ग, खुश का क्या होता है, खुश का अर्थ होता है अच्छा या अच्छी। ठीक है दोस्तों, अच्छा या अच्छी खुश का अर्थ होता है। ठीक है, अब देख लीजिए खुश जिन नाम में लगा हुआ होता है, जैसे खुशबू, बू के साथ में खुश लगा दे तो बू मैंने क्या होता है, बू मैंने गंध। ठीक है, गंध कैसी होगी वो इससे पता चल जाएगा, खुश मैंने अच्छी, बू मैंने गंध, तो जो अच्छी गंध होती है उसको बोलते हैं हम खुशबू। ठीक है, और जो बुरी गंध होती है उसको बोलते हैं बदबू। ठीक है, बद लगा हुआ था उसमें, बदबू। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए खुशहाल। ठीक है, जो हाल किसे कहते हैं दोस्तों, परिस्थिति, जिसकी परिस्थिति कैसी होंगी, अच्छी होंगी, उसको बोलते हैं खुशहाल। ठीक है, जो अच्छे से रह रहा होगा, जिसकी परिस्थिति अच्छी होगी वो खुशहाल होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, खुशकिस्मत, तो जो किस्मत कैसी होगी, अच्छी होगी, जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो कैसा है, खुशकिस्मत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खुश नसीब। अब जिसका नसीब अच्छा है उसको एकदम खुश नसीब बोलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कि कोई आदमी जीवन में धक्के खा रहा है, उसको रोजगार भी नहीं मिल रहा है, काम कहीं नहीं मिल रहा है, कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है, कहीं इज्जत नहीं मिल रहा है, तो खुश नसीब थोड़ी होगा, उससे ज्यादा बदकिस्मत बेचारे से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, खुश नसीब, तो जिसका नसीब अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं खुश नसीब। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अगला है हमारा गैर। गैर उपसर्ग, गैर का क्या अर्थ होता है, निषेध। ठीक है, निषेध मतलब मनाही, बिल्कुल नहीं, नकारात्मक एक शब्द है निषेध। गैर हाजिर, ठीक है, जो हाजिर, गैर माने नहीं है, ठीक है, जो हाजिर नहीं है उसको बोलते हैं गैर हाजिर। ठीक है दोस्तों, निषेध का क्या अर्थ होता है, निषेध को हम बोलते हैं नहीं। ठीक है, नहीं, ठीक है, मना एक तरह से मनाही, ना, बिल्कुल ना, ठीक है, सीधी सीधी ना। ठीक है, तो गैर हाजिर। ऐसे ही है गैर सरकारी, जो सरकारी, गैर माने नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं गैर सरकारी। गैर कानूनी, जो कानून में नहीं है उसको बोलते हैं गैर कानूनी। ठीक है, ऐसी है गैर जिम्मेदार, जो जिम्मेदार नहीं होता उसको बोलते हैं गैर जिम्मेदार। ठीक है दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज है। अब देख लीजिए, हमने आपको शब्द बताया। अब है नेक्स्ट हमारा है कम। कम उपसर्ग जिन शब्दों में लगा हुआ होगा उनका देखिए, कम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, थोड़ा। ठीक है, कम, कम को तो बोलने से पता चल रहा है कि कम। ठीक है, जैसे कहीं पे खाना खाते हैं, कम कम खाना दो। ठीक है, अब सारी बातें खाने की चल रही हैं, क्योंकि खाना ही मेन चीज़ है जीवन में, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो कम का क्या अर्थ है दोस्तों, थोड़ा। ठीक है, जैसे कमजोर, तो जिसमें जोर है कम, थोड़ा, जिसमें जोर किसे, थोड़े जोर हैं, उसको क्या बोलते हैं, कमजोर। कम अक्ल, ठीक है, कम अक्ल, जिसमें अक्ल होती है कैसी, थोड़ी, कम अक्ल। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आपसे एक सवाल है कि कम कम अक्ल किन में होती है, बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, कम उम्र, उम्र होती है कम, मतलब थोड़ी थोड़ी उम्र वालों को बोलते हैं कम उम्र। नेक्स्ट, कम वक्त, कम वक्त, वक्त मैंने जो बुरा होता है लेकिन कम, थोड़ा बुरा होता है उसको बोलते हैं कम वक्त। ठीक है, जो शैतानी करता है थोड़ी बहुत उसको बोलते हैं कम वक्त। कम सिन, ठीक है, कम सिन, कम, अच्छा, जो एक कम सिन लगा हुआ है इसमें, ठीक है, असिन, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जवान। ठीक है, लेकिन कम, थोड़ा, जो थोड़ा जवान हो उसको बोलते हैं कम सिन। ठीक है, अच्छा, ये जो शब्द है ये महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ना उपसर्ग देखिए, ना का क्या होता है, ना का अर्थ होता है कमी, अभाव या नहीं, सीधा सीधा। ठीक है, ना का अर्थ कमी होता है या फिर अभाव के लिए हो गया, नहीं के लिए हो गया। जैसे नालायक, जो लायक नहीं होता उसको बोलते हैं नालायक। ठीक है, क्या आप नालायक हो, सोचिएगा। ठीक है, नालायक। नेक्स्ट है नाबालिग, ठीक है, जो बालिग नहीं होता है उसको बोलते हैं नाबालिग। ठीक है दोस्तों, अब नाराज, ठीक है, जो राज का एक तो होता है दोस्तों शासन करना, दूसरा होता है खुश। ठीक है, राज का खुश भी होता है, तो जो खुश नहीं होता उसको बोलते हैं नाराज। जैसे कोई किसी से नाराज हो गया मतलब उससे खुश नहीं है, ठीक है, उसके साथ बोलचाल बंद कर देता है। ठीक है, ऐसे होता है ना उम्मीद। अगला शब्द है ना उम्मीद, जिसमें उम्मीद नहीं होती जिसकी, वो उसे कहते हैं ना उम्मीद,
जिसमें उम्मीद ना हो उसको नाउमीन कहते हैं। ना समझ, समझ की जिसमें कमी हो उसको बोलते हैं ना समझ। जिसमें समझ की क्या होगी, कमी होगी दोस्तों, उसको ना समझ कहेंगे। ठीक है, अगला उपसर्ग देख लीजिए। अगला उपसर्ग है हमारा ला। ला उपसर्ग, ठीक है। ला उपसर्ग में क्या आता है, ला का अर्थ देख लीजिए पहले क्या आता है कि ला का अर्थ होता है नहीं और कमी। कहीं पे नहीं आएगा, कहीं पे कमी आएगा। ठीक है, जैसे लाजवाब। ठीक है, आपने क्या किया, कोई आपके परिवार में से बहुत अच्छे नंबर लेकर आप पास हुआ तो आप कहोगे कि लाजवाब, कमाल कर दिया भाई, लाजवाब है एकदम, मतलब उसका जवाब नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जितने उसने नंबर बोले थे, इतने परसेंट बोले थे, उससे भी ज्यादा लेकर के आए हैं, तो क्या होगा, लाजवाब काम कर दिया उसने बिल्कुल। ठीक है, ऐसे आता है लावारिस, वारिस। ठीक है, वारिस नहीं है जिसका, उसको बोलते हैं लावारिस। ठीक है, लापता, जिसका पता ना हो, लापता, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, जिसका बारे में आपको नहीं पता है, उसको लापता। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि नहीं, ठीक है, या कमी। लापरवाह, जिसमें परवाह करने की कमी होती है, उसको बोलते हैं लापरवाह। परवाह किसे कहते हैं दोस्तों, परवाह का अर्थ होता है एक तरह से किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियस होकर के लेकर के चलना। ठीक है, कि हाँ ये काम करना है तो करना है। ठीक है, जब आप वो काम नहीं करोगे तो आपने क्या कहेंगे सब घर वाले कि ये तो लापरवाह है। ठीक है, ये काम अपने टाइम पर नहीं करता है। ठीक है, ऐसी है ला इलाज। ठीक है, जिसका इलाज ना हो, ठीक है, जिसका इलाज नहीं हो उसको बोलते हैं ला इलाज। जैसे बहुत सारी ला इलाज बीमारियां चल रही हैं, नाम आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो उपसर्ग आता है हमारा वो है सर। सर उपसर्ग, सर उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों मुख्य। मुख्य, मेन, मेन भी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेन, हिंदी में होता है मुख्य। ठीक है, जहां सर उपसर्ग लगा होगा वहां मुख्य होगा। जैसे सरपंच, पंच मैंने पांच, ठीक है, और सर मैंने मुख्य। जो उन सरपंच जो 5 में मुख्य होगा वो सरपंच होगा। ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है दोस्तों उनमें 5 आदमी होते हैं। ठीक है, लेकिन एक उनमें मुखिया होता है। ठीक है, जो ये सारी बातें तो सुनते हैं, लेकिन ये सभी डिस्कस किससे करते हैं, इस मेन मुख्य आदमी से करते हैं जो सरपंच होता है वहां का। ठीक है, उन 5 में सबसे मुख्य होता है। ठीक है, जो फैसला सुनाता है। ठीक है, एक है सरताज। ठीक है, जो मुख्य ताज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सरताज। सर दर्द, ठीक है, अब ये तो मुख्य दर्द बन गया। ठीक है, सर दर्द। हेडेक जो होता है, हेड, हेड मैंने मुख्य होता है। इंग्लिश में भी इसलिए ही इसको हेडेक बोला जाता है। ठीक है, हेडेक, हेड मैंने मुख्य। ठीक है, और हेड मैंने सिर में भी होता है। ठीक है, ला पर अच्छा है सर दर्द होगा। अब है सरकार। ठीक है, तो वह मुख्य जो कार्य करवाती है, मुख्य मुख्य कार्य कौन करवाती है, सरकार। ठीक है दोस्तों, अब सरहद, हद किसे कहते हैं, हद होती है दोस्तों सीमा। ठीक है, और सर मैंने मुख्य, तो जो मुख्य सीमा होती है देश की उसको बोलते हैं हम सरहद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब देख लीजिए। अब उपसर्ग है हमारा हर। हर का अर्थ क्या होता है, हर का अर्थ होता है रोज या सभी। रोज भी होता है और सभी भी होता है। जैसे हर हाल, ठीक है, हर हाल मतलब किसी भी हाल में। ठीक है, सभी, चाहे हाल कैसा भी है, सभी हाल में आपको आना ही आना है, तो क्या कह देंगे, हर हाल। हर रोज, ठीक है, हर रोज, तो हर का अर्थ क्या होता है, रोज, तो इसका मन गया रोज रोज। ठीक है, रोज रोज, कि भाई ये एक, जैसे कोई गाय अब गांव में ऐसी ही फिर रही होती हैं, तो रोज कोई उसको एक रोटी दे देगा तो क्या करेगा, अगले दिन भी वहीं पे अपने टाइम पे बिल्कुल आ जाएगी, फिर उसको रोटी मिलेगी, फिर वो अगले दिन आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्या करेगी और रोज रोज आनी शुरू हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कि हर रोज, ये गाय हर रोज यहाँ पर आती है। ठीक है, तो हर रोज शब्द बन जाएगा। हर वक्त, ठीक है, हर वक्त, ठीक है, तो सभी वक्त। हर एक, हर एक, ठीक है, हर एक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हर एक मतलब सभी एक। ठीक है, सभी में से एक, या फिर रोज एक। ठीक है, हर दिन, सभी दिन। ठीक है, हर दिन। चलो नेक्स्ट, अब है उपसर्ग हमारा लास्ट का जो बचा है आखिरी, हम उपसर्ग। हम उपसर्ग देखिए क्या कहते हैं, हम उपसर्ग को कहते हैं दोस्तों समान या का साथी। इसका अर्थ समान भी होता है और का साथी भी होता है। जैसे हमदर्द, ठीक है, तो जो दर्द का साथी होगा वो क्या होगा, हमदर्द होगा, सीधी सी बात है। अब इसके बाद हमदम, ठीक है, हम दम, हम का क्या होता है समान। ठीक है, दम का अर्थ जीने वाला। ठीक है, जो हमारे साथ में जीने वाला होगा उसको बोलते हैं हमदम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हम उम्र, जो उम्र का, जो हमारे उम्र के समान होगा उसको बोलते हैं हम उम्र, सीधी सी बात है। ठीक है, हम राज, ठीक है, जो समान राज करने वाला होगा, जो हमारे जैसे राज करता होगा वो क्या कहलाएगा, हम राज कहलाएगा। ठीक है, हम सफर, ठीक है, जो सफर का साथी होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों,
हम सफ़र कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो उपसर्ग थे दोस्तों, ये हमने आपको पढ़ाकर सब समझा दिए हैं। 4 प्रकार के उपसर्ग हमने बता दिए, संस्कृत के, उर्दू के, हिंदी के, और जो संस्कृत की भांति जो प्रयोग किए जाने वाले अव्यय होते हैं वो भी उपसर्ग हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छे थे, इनसे बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, आपको बहुत सारे शब्दों को पहचानने में भी सहायता मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो के अंत में आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम आपको बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छे ज्ञान को देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ में जुड़ते चलिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ते चलिए, सभी को, जिसको भी पढ़ना अच्छा लगता है या फिर हिंदी भाषा सीखना अच्छा लगता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे जो हम अपने नई नई वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा, तो आप उनको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, बहुत जल्दी आपको दूसरी वीडियो के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद।